औसत, और औसत को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का सिंपल मतलब होता है औसत का दूसरे शब्दों में समांतर माध्य। क्या होता है? समांतर माध्य। समांतर माध्य को आप x से दर्शाते थे, ठीक है। और इसका मतलब होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, मतलब कुल योग, और f x बटा में सिग्मा f। ये 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग होता है समांतर माध्य से औसत। और औसत का मतलब हिंदी में होता है, औसत का हिंदी में मतलब कुल राशि या राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। ये इसका सिंपल फॉर्मूला होता है। क्लियर है? इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं। बटा में अगर हम 1 माने तो इसको वज्र गुणा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से वज्र गुणा। तो राशियों का योग को हम 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? राशियों का योग। और बराबर राशियों की संख्या को किससे गुना कर सकते हैं? औसत से। औसत इनटू राशियों की संख्या। अभी आपको एक्चुअल में औसत अभी समझ में नहीं आया होगा। औसत की बात अगर हम करें तो मैंने कहा आपसे, सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूँ औसत होता क्या है। देखो, अगर कोई आदमी 1 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? 1 महीने में मान लो 50 रुपये कमाता है, या हम बात करें 1 दिन की 50 रुपये कमाता है। फिर कोई आदमी दूसरे दिन कितने रुपए कमाता है? दूसरे दिन मान लो 100 रुपये कमाता है। फिर तीसरे दिन कितना रुपये कमाता है? 150 रुपये कमा रहा है। फिर चौथे दिन कितना कमा रहा है? 200। और पाँचवें दिन कितना कमा रहा है? 250। तो मुझे आप ये बताएं कि ये आदमी पहले दिन 50 रुपये कमाता है, दूसरे दिन 100 रुपये कमाता है, तीसरे दिन 150 रुपये कमाता है, चौथे दिन 200 रुपये और पाँचवें दिन 250 रुपये। तो कुल मिलाकर कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। तो 100 और 50 150, 150 300 और 200 500, ये हो गए 750। अगर मैं 5 का भाग दूं तो कितना जाएगा? 150 रुपये। आप इसी को ही एवरेज कहते हैं। कोई, हमने कहा कि पहले दिन कोई आदमी मजदूरी करने गया और पहले दिन उसने 50 रुपये कमाए, दूसरे दिन उसने 100 रुपये कमाए, तीसरे दिन उसने 150 रुपये कमाए, चौथे दिन उसने 200, पाँचवें दिन उसने 250। तो कुल मिलाकर दिन कितने हो गए? 5। तो अमूमन अपन कह सकते हैं कि उसने पर डे कितने रुपए कमाए? 150 रुपये। यही होता है एवरेज। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आ गया इतना? मतलब मेरे कहने का मतलब कि एक व्यक्ति एक दिन में 1 सूट सिलता है। कितना सूट सिलता है? 1। दूसरे दिन 2, फिर तीसरे दिन 3, फिर चौथे दिन 4 और पाँचवें दिन 5। कुल मिलाकर कितना हो गया? राशियों की संख्या कितनी है? 5। और राशियों का योग कर लो। 5 और 4 9, 3 12, 14 और 1 15 बटा में 5। हम कह सकते हैं कि लगातार हम 5 दिन तक सूट सिले, किसी दिन 2 सिल दिए, किसी दिन 3, किसी दिन 4। तो आप एवरेज कह सकते हैं कि हमने पर डे 3 सूट सिले हैं। मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और एक बात और समझाऊँ मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से। 1 से 30 दिन, 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? कोई आदमी पहले दिन 100 रुपये कमा रहा है। कितने कमा रहा है? 100 रुपये। और दूसरे दिन कितने कमा रहा है? 200। तीसरे दिन कितना कमा रहा है? 300। ऐसे ही तीसरे दिन कौन सा कितना कमाएगा? पहले दिन 100, दूसरे दिन 200, तीसरे दिन 300, चौथे दिन 400। इसलिए 30 दिन मतलब कितना? मतलब 30 दिन का मतलब 3000 रुपये कमाएगा ना। और दिन कितने हो गए? 30 हो गए।
अब बताओ एवरेज कैसे निकालें। हमें जल्दी से जल्दी एवरेज निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो याद रखना, जैसे मैंने कहा आप फर्स्ट को और लास्ट को जोड़ो, कितना आया 5 और 1 6 का आधा कर दो, कितना 3 आ जाएगा ना। तो बताओ एवरेज यहाँ पर 3 आया था ना, तो फर्स्ट को और लास्ट को जोड़कर आप 2 का भाग दे दो, आंसर एवरेज आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हम इतना तो कर नहीं सकते कि सबको जोड़ देंगे, तो आप ये फर्स्ट को और लास्ट को यहाँ पर जोड़कर आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते, हाँ या ना। चलो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, 50 और 250 कितने हो गए 300, 300 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 150। तो आप इसको जोड़ो, ठीक है, और इसमें जोड़कर 30 का भाग दो, आपका एवरेज कितना आ रहा है, करके बताओ एक बार जल्दी से। देखो औसत का हमने जो भी आंसर निकाला था वो लास्ट में निकाल चुके हैं हम। मैंने बताया था आपको कि 100 से और कहाँ तक 3000 तक, 100 200 300 ऐसे आपने 30 दिन का निकाला। 30 दिन का कैसे निकाला, 3000 को और फर्स्ट को और लास्ट को जोड़ा, 3100 आया, और 3100 में किसका भाग दे दिया, 3 का भाग दिया, ठीक है। इसी प्रकार से करना है, 3 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, ठीक है। और उसके बाद ये कितना है 1 में भाग जाता नहीं तो कितना लिखेंगे 0, फिर ये 10 बन जाएगा, 10 में 3 का भाग देंगे 3 3 9, फिर ये आ जाएगा 103.3, इतना आपका एवरेज आएगा। क्लियर है। तो अब आगे हम कैसे कर रहे हैं, आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे देखो एक बार। हमारा पहला सवाल है कि हमारा पहला सवाल एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमारा पहला सवाल है। हम आपको बेसिक से हाई लेवल तक लेके चलेंगे, ठीक है, कि इसमें सवाल का आंसर किस प्रकार से निकलेगा, और मतलब मेथड से कैसे निकलेगा और ट्रिक से कैसे निकलेगा। 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो सभी ऐसे निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो, जो पहला सॉल्यूशन होगा आप करेंगे, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, ये सूत्र है, ठीक है। अगर आप इसको फॉर्मूले से करेंगे तो देखो राशियों का योग का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और प्लस में 10। आप भाग किसका देंगे इसमें, आप भाग देंगे इसमें किसका, 10 का, ठीक है। आप भाग दे रहे हैं इसमें 10 का, सबको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28 और 8 36, 9 45, 10 55। तो 55 में आप 10 का भाग अगर देंगे तो 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अगर 11 का भाग, 11 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 5.5। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई नहीं आ गई, आ गई ना। लेकिन मैं इसका पहला तरीका आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। इसका आंसर आपको देखते ही एग्ज़ाम में कैसे करना है, बात आपको मेरी समझ में आ रही है ना। जो मैं आपको समझा रहा हूँ समझ में आना चाहिए बस। पहला तरीका ये है जो हम बचपन में करते थे, लेकिन हम उस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, और जितना जल्दी अगर कोई करेगा तो हमारा उतना ही जल्दी नंबर भी आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो पहला तरीका देखो किस प्रकार से करना है इस सवाल को। 1 से 10 तक की संख्याओं का अगर आपको योग मतलब औसत चाहिए तो पहला तरीका मैंने आपको पहली बार में भी बताया था कि आप फर्स्ट को और लास्ट को जोड़ दो और किसका भाग दे देंगे 2 का। 10 और 1 11 बटा 2। अगर आप 11 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 5.5।
बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इतना आ गया। दूसरा तरीका क्या है इसका? ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? एक लिखो, इसके बीच की संख्या देखो, अंतिम संख्या 10, क्लियर है? और बीच में क्या आएगा बताओ? देखो मैं गिन रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप 5 इधर से काट दो और 5 इधर से काट दो, जो भी बीच में औसत होता है वो हमेशा बीच का होता है, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा? 5.5। मैंने आपको एक लाइन में बताया आंसर, कुछ भी नहीं जोड़ना है। 1 से 10 तक की संख्याएं 5 इधर से काट दो और 5 इधर से काट दो, बिल्कुल बीचों बीच वही आपका होता है औसत। समझ में आया कि नहीं आया? औसत क्या होता है? बिल्कुल, औसत का मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच, मतलब मध्यमान। क्लियर है ना? ये दूसरा सवाल। तीसरे तरीके से मैंने आपको ये बता रखा है, ठीक है? 3 तरीके से सवाल को बताया है मैंने, तीनों तरीके आपके काम आने वाले हैं, ठीक है? यहाँ तक नोट करो आप पहले एक बार, ध्यान दो। 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत संख्याएं उन्हें कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता, 1 से शुरू होती हैं। और पूर्ण संख्याएं उन्हें कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। ये प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से शुरू हो रही हैं और कहाँ तक चल रही हैं? 50 तक। तो कह रहा है 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? अभी अभी मैंने आपको हाल ही में बताया कि आपको सारे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप फर्स्ट को जोड़ो और लास्ट को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। 51 का आधा कितना होता है? कितना होता है? 25.5 होता है। एक बात और बताऊं, मैं जोड़ने का भी आपको तरीका बता देता हूं। 50 का आधा 25 और 1 का आधा कितना? आधा, तो 25.5 आया? समझ में नहीं आया? बैठी बात समझ में नहीं बैठी है? तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना होगा? 25.5। क्लियर है ना? नोट कर लो। 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? कौन बताएगा इसको? 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? सवाल ये है, ऑप्शन लिख लो, लिखना चाहो तो आप। 29, 30, 31, 32। उनतीस, 30, 31, 32। बताओ क्या आना चाहिए इसमें? देखो, 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एक बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगर मैं बात करूं 1 से 10 तक की संख्याओं की, 1 से 10 तक की संख्याओं की, तो 1 से 10 तक मैं गिनतियां लिख रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मेरी बात याद रखना है, 1 से 10 तक में बताओ कितनी सम संख्याएं आ गई और कितनी विषम आई? 5 सम आएंगी तो 5 विषम आएंगी। तो देखो ये क्या है? सारी सम, और ये क्या है? सारी बची क्या है? तो इसने ये नहीं कहा है कि 60 विषम संख्याएं, नहीं, मतलब 1 से 60 तक की संख्याओं में जो विषम संख्याएं वो कितनी आएंगी? 30 आएंगी, नहीं आएंगी? 30 ही आएंगी ना? तो वही उसका औसत होता है। पहली बात तो मैं बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ कि कैसे होता है। देखो 1 से 30 तक मैंने संख्याएं लिख दी, सपोज करो 1 से और कहाँ तक लिख दी? 30 तक। इस 30 तक का मतलब क्या है? सॉरी, 1 से 60 तक का, 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याएं। तो 1 से मैंने लिखा 60, लिख दिया मैंने 60। तो ये कह रहा है 1 से 60 तक की जब हम गिनती बोलेंगे तो उसमें जो भी विषम संख्याएं आएंगी उनका औसत पूछा है, ना कि सम का। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट मैंने क्या लिख दिया? तो 1 से 60 तक में
जितनी भी विषम विषम संख्याएं आ रही हैं उनका औसत पता करना है आपको। बात आगे समझ में नहीं आई? तो मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है ना कि पहली विषम संख्या क्या है और अंतिम विषम संख्या क्या है? 59। कितनी है? 59। समझ में आ रही मेरी बात? फर्स्ट क्या है? 1 और लास्ट क्या है? 59। और भाग किसका देंगे? 59 और 1 60, और 60 में 2 का भाग दे कितना आ गया? 30। समझ में आ गया नहीं आया? इनका मतलब है, इस सवाल का मतलब है कहने का कि 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, मतलब 1 का, मतलब 3 का, मतलब 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और 25 और 27, और लास्ट में मैं लिख रहा हूँ 59 क्योंकि मुझे लिखना ज़्यादा संभव नहीं है, टाइम खराब हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप बताओ इसमें फर्स्ट को और लास्ट को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा नहीं जाएगा? बात आ रही है ना समझ में? तो इसलिए 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? 30 होगा। क्लियर है कि नहीं ये बात? नोट कर लो इसको। 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? जैसे मैंने आपको पहला सवाल बताया वैसा ही ये है। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, फिर पता होना चाहिए विषम कौन कौन सी होती है, फिर पता ये भी होना चाहिए भाज्य कौन सी हैं, अभाज्य कौन सी हैं। तो ये 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याएं, तो देखो पहली सम संख्याएं होती है 2, दूसरी 4, 6, 8, 10, और 50 तक की का मतलब लास्ट के मतलब 50। ठीक है, 50 तक की 50 है ना? तो आप बताओ पहली सम संख्या क्या है? 2 और लास्ट क्या है? 50। दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 52। 52 का आधा कितना आता है? 26। कई ऐसे करते हैं कि 52 में छोटे बच्चों की तरह 2 का भाग देते हैं। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1, 2 उतारा, 2 6 12। ठीक है, 12 में से 12 गए 0 भी लगाते हैं ऐसे। ठीक है, वो नहीं करना है। ठीक है, छोटे बच्चों की तरह 50 का आधा डायरेक्ट लिखो, कितना होता है? 25, और 2 में 2 का भाग, 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? क्योंकि 2 का आधा 1 होता है ना, जिसमें 2 का भाग लग गया उसका मतलब आधा। ठीक है, तो कंसेप्ट को दिमाग से समझना है कि किस प्रकार से मैंने आपको ये बताया है। नोट कर लो इसको। देखो 5 सवाल क्या है इसमें। प्रथम, 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? ध्यान देना है। अभाज्य और भाज्य 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक तो होती है अभाज्य और एक होती है भाज्य। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी मैथ में जब स्टार्टिंग से मैथ कभी होगी तो इसका टाइप आ जाएगा। ठीक है, कि ये भाज्य संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जैसे 2 में 2 का भाग दे दिया, 2 में 1 का भाग दे दिया, और 2 में किसी का भाग जाएगा क्या? ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। 3 में 3 का भाग दे दिया, 3 में 1 का भाग दे दिया, और 3 में किसी का भाग जाएगा क्या? ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? गिनतियों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और 53, 59, 61, 67, 71, 73, ठीक है, 79, 81 नहीं 83, 87 और 97 और 89। 1 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती है, और बाकी जो भाज्य बचेंगी उसमें आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। देखो यहाँ पर 1 है ना, 1 में 1 का भाग जा रहा है, फिर 1 में 1 का जा रहा है, मतलब इसमें खुद में खुद का जाए, खुद में खुद का, खुद में इसका 1 का, ऐसी संख्या 1, लेकिन दोनों बार क्या है इसमें 1 1 है। इसलिए याद रखना है कि 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, 1 से 100 तक के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य होती हैं? 25 होती हैं। 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। प्रति बचा 1 से 100 तक के बीच जब 25 अभाज्य संख्याएं हैं तो भाज्य कितनी बची?
कितनी? आप बताओ, आप बताओ कितनी बचेंगी? मैंने अभी आपको हाल ही में बताया कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, इसलिए कितनी बचेंगी? 74। ठीक है, याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न आया भी था। अभाज्य या रूट संख्याएं होती हैं 25 1 से 100 तक के बीच में, जबकि भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 74, क्योंकि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। आगे याद रखना है, ये तो मैंने भाज्य संख्याएं आपको समझा दी सारी, ठीक है, अभाज्य संख्याएं समझा दी, सॉरी। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जैसे मैंने कहा 6 में 6 का भाग जाएगा, 6 में 1 का जाएगा, 6 में 2 का जा रहा है, 6 में 3 का जा रहा है। जैसे ही किसी तीसरी संख्या या चौथी संख्या से विभाजित होती है तो उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। बात आगे समझ में? ये प्रश्न हमारा ये है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, 11, फिर 13 और फिर 17 और 19, फिर कितनी है? 23। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें हम 9 का भाग देंगे, सबको जोड़कर देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि सर पहली जो अभाज्य संख्या है वो 2 है और अंतिम क्या है? 23। 23 और 2 25 में 2 का भाग कर देंगे, 12.5 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये तभी संभव है जब इनका सबका अंतर समान हो, क्योंकि यहाँ पर अंतर कितने का है? 1 का, यहाँ पर 2 का, फिर यहाँ पर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर कितने का है? 4 का। तो अंतर बिल्कुल सेम नहीं है, समान नहीं है। अंतर जब भी आपका समान होगा तो हमेशा क्या आएगा आंसर? उससे आ जाएगा फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, वरना आपका यही तरीका होगा। एक बार ये एग्जाम में प्रश्न आया था कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। आया क्यों है? क्योंकि मास्टर सिखाते हैं ट्रिक्स को, फर्स्ट को और लास्ट को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। ऑप्शन में आपको 12.5 आंसर मिलेगा, लेकिन सबका आंसर 12.5 ही थोड़ी आएगा। कुछ समझदार भी होते हैं, जिनकी नौकरी लगती है वो समझदार होते हैं, ठीक है, वो इंटेलिजेंट तो होते ही, लेकिन समझदार भी। तो आपको समझदार बनना है, ना कि इंटेलिजेंट, ठीक है। 2 और 3 5 5 10 17 18 10 28 3 31 41 7 48 68 58 और 60 70 77 और 23 कितने हो रहे हैं? 77 और 23 100 के आसपास हो रहे ना। दोबारा गिन लो। 2 और 3 5 5 और 5 10 10 7 17 17 और 1 18 10 28 और 3 31 10 41 41 और 7 48 और 10 58 58 और 2 कितने हो गए इसमें से? 60 70 77 70 और 23 कितने हो गए? 100 के आसपास। और 100 में आप किसका भाग देंगे? 9 का। तो दे दो 11 सही 1/9, ठीक है। ये इसका क्या आ रहा है आंसर? 9 एकम 9 9 एकम 9, ठीक है। तो इसमें कितना आंसर आ रहा है? चेक कर लो, इसमें 11 सही 1/9 आंसर, ठीक है। या तो पॉइंट में आएगा आंसर या वैसे आएगा। क्लियर है? आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखो छठा प्रश्न ये है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखो आप। कभी भी गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, 3 का पहाड़ा। 3 का पहाड़ा हम बोलेंगे, इनका एवरेज चाहिए। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौक 12 और 3 पंज 15। और भाग किसका देंगे? 5 गुणज है तो 5 संख्या हो गई, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 6 और 3 9 और 9 18 और 12 30 40 और 5 45। अगर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? एवरेज कितना आ गया? 9। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि एवरेज हमेशा बीच का होता है। जैसे हम लिखे 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौक 12 3 पंच 15। आप बीच की संख्या को लिख सकते हैं, मतलब 9 इसका क्या होगा? एवरेज। दूसरा तरीका था फर्स्ट को और लास्ट को जोड़कर, 15 और 3 18 18 में 2 का भाग देंगे तब भी क्या आएगा? 9। तो बात आ गई समझ में। एवरेज हमेशा मध्यमान होता है। क्या होता है? समझ में आ गई ना मेरी बात? ठीक है, एवरेज क्या होता है? मध्यमान। हमेशा याद रखना, एवरेज बिल्कुल बीच का होता है। क्लियर है? नोट करो इसको। या मैंने कहा आपसे कि 1 2 + 3 + 4 + 5 कितने छात्र हैं? 5 छात्र हैं। 1 2 3 4 5 उनका ये औसत भार है, ठीक है। और मैंने भाग दे दिया 5 का।
किसका दे दिया? तो इसमें इनका औसत पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? औसत। देखो औसत निकालेंगे कैसे? 2 और 1 3, 3 6 4 10 5 15, 15 में भाग देंगे किसका? 5 का, तो कितना जाएगा? इनका एवरेज तो आ गया 3। कितना आ गया? 3। तो ये कह रहा है कि एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार कितना है? 30 किलोग्राम है। बात आ रही समझ मेरी? एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। तो कुल भार के लिए क्या करेंगे? तो इसने पता है क्या किया है? अगर प्रश्न ये होता कि एक कक्षा के 5 छात्रों का औसत भार कितना है? 3 किलोग्राम, तो कुल औसत कितना हो जाएगा? कुल भार कितना हो जाएगा? 15 होगा कि नहीं होगा? 5 या 15, तो गुणा कर रहे हैं ना हम यहाँ पर। मेरी बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। मैंने कहा ये 5 छात्र हैं, इनका औसत भार कितना है? 3 किलो। ये औसत भार का मतलब ये 3, तो कुल औसत कितना हो जाएगा? या कुल भार, औसत भार कितना हो जाएगा? 5 या 15। तो कुल देखो जो औसत भार है इसको जोड़ेंगे तो 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा? और 5 को 3 से गुणा कर रहे हैं, 15 आ रहा है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे यहाँ पर भी? देखो 31 छात्रों का औसत भार, छात्रों का औसत भार कितना है? कितना है? 30 किलोग्राम। तो कुल भार के लिए क्या कर देंगे? कुल भार के लिए क्या करेंगे बताओ? 30 गुणा 31, 31 या 93, 930 किलोग्राम। आगे बात समझ में इतनी? ठीक है। अब कह रहा है यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित किया जाए तो 31 छात्रों में एक अध्यापक भी आ गए कि नहीं आ गए बताओ? तो ये कितने हो गए? 32 आदमी हो गए। तो 32 छात्र प्लस अध्यापक भी शामिल है इसमें एक, का औसत भार 30 किलोग्राम से कितना बढ़ गया? 500 ग्राम, मतलब साढ़े 30 हो गया। मेरी बात समझ में आ गई ना? 30.5 kg कह सकते हैं इसको। 30 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो आप बताओ 500 ग्राम का क्या हो जाएगा? आधा किलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? तो मैं 30.5 किलोग्राम लिख सकता हूँ ना इसको। बात आ रही ना समझ में? कुल भार जो होगा ना इसका, कुल भार होगा 30.5 गुणा में 32, गुणा करेंगे इसको, 10 लगेगा नीचे इसमें, 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 एकम 5, 32 का आधा कितना हो जाएगा? 16, 16 एकम 16 का 6 हासिल 1, 16 6 96 कितना हो गया? 97, तो 976 किलोग्राम आ जाएगा ये। अब अध्यापक का भार पूछा है इसमें, किसका पूछा है? अध्यापक का। सपोज करो कि जो ये भार है इसमें छात्र भी हैं और अध्यापक भी हैं, है ना? तो अध्यापक का देखो कितना है? 976 है। सपोज करो ये अध्यापक प्लस किसका है? छात्रों का। और छात्रों का कितना है यहाँ से? तो 930 घट जाएगा इसमें से, तो बताओ ये किसका बचेगा? 46 किलोग्राम अध्यापक का बच जाएगा ना? आगे बात समझ में नहीं आई? नोट कर लो इसको। देखो 8वां जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये कह रहा है कि 11 परिणामों का औसत कितना है? 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? छठा परिणाम। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। कुल आदमी कितने हैं? 11 हैं। इसमें कितने हैं? 11। और फर्स्ट से 6 का पूछ रहा है और लास्ट से 6 का पूछ रहा है, तो परिणाम कितने हो रहे हैं कुल मिलाकर? 12। तो 12 में से जो 11 बचेगा वो छठा परिणाम ही आएगा। कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ आपको। मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचकर, इस पर 1 2 3 या फिर नंबर डाल लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये कुल मिलाकर परिणाम कितने हैं? 11 परिणाम है ना। देखो प्रथम 6 का 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही है ना? इन 6 परिणामों का औसत कितना है? 49 है। और पीछे से 1 2 3 4 5 और 6, पीछे से भी किसका है? ये 6 का है। तो 6 और 6 12 बचेगा नहीं बचेगा? 6 से 12 होगा ना। और वहाँ पर क्या है? 11 परिणाम है।
तो 11 परिणाम जब घटाएंगे तो ये छठा नंबर तो 2 बार कॉमन मिल रहा है ना, ये इसी का परिणाम आपसे पूछेगा। बात आई समझ में? तो देखो ध्यान से देखना, 11 परिणामों का औसत कितना है? 11 परिणामों का औसत कितना है? 50। तो मतलब कुल औसत कितना हो जाएगा? कुल औसत बताओ कितना होगा? 50 को किससे गुना करेंगे? 11 से। 11 5 55 कितना हो जाएगा? 550। अब कह रहा है प्रथम 6 परिणामों का औसत। तो देखो 6 परिणामों का औसत कितना है? 49। तो टोटल औसत कितना हो जाएगा? 49 गुणा में 6 करेंगे, 6 नम 54 का 4 हासिल 5, 6 चौक 24 और 5 29 कितना होगा? 294। ठीक है। अब अंतिम 6 का कितना है? 52। तो टोटल परिणाम कितना हो जाएगा? 52 गुणा में 6, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 35 और 1 31, यह आ गया 312। कितना आ गया? ये प्रथम 6 का है, ये अंतिम 6 का है, दोनों को जोड़ दो। ठीक है। फर्स्ट परिणाम को और लास्ट औसत को जो है हम जोड़ देंगे। कैसे करेंगे? 294 प्लस 312 कितना हो जाएगा? 2 और 4 6, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 2 और 3 5 और 1 6 कितना आ गया बताओ? 12 परिणामों का औसत कितना है? 606। और 11 का कितना है? 550। तो बताओ 606 में से 550 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। 60 में से 55 गया 5, तो 56 जो आंसर आया ये छठा परिणाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? छठा परिणाम। बात समझ में आ गई नहीं आई? हमने 11 परिणामों का औसत कुल निकाला, कितना है? 550। प्रथम 6 का फिर अंतिम 6 का कितना हो जाएगा कुल मिलाकर? 606। 606 को 550 में से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 56। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? मतलब ना तो इसमें सम क्रमागत का है, ना ही इसमें विषम क्रमागत का है, इसने कहा है केवल 7 क्रमागत। तो ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा पहले 1, फिर लिखूंगा मैं 2, फिर लिखूंगा 3, फिर लिखूंगा 4, फिर 5, फिर 6 लिखा मैंने, लिख दिया। जब मैं इसको 1 को क्या मानूंगा? x मानूंगा, तो दूसरी क्या बन जाएगी? x प्लस में 1 मतलब 2 तभी तो बनेगा। मतलब x का मतलब 1 है तो 1 और 1 2, फिर x में 2 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? बात आ गई समझ में? तो देखो 7 क्रमागत संख्याएं हैं, तो देखो औसत क्या होता है? औसत बराबर होता है राशियों का योग बट्टे राशियों की बटा राशियों की संख्या। तो देखो राशियां क्या हैं? 7 राशियां, हमें पता नहीं क्रमागत कौन सी हैं। तो पहले क्या है? x, दूसरी क्या है? x प्लस 1, ये दूसरी है। तीसरी क्या है? और ये तीसरी है ना। चौथी क्या है? x प्लस 3, और पांचवी क्या है? और छठी क्या है? 5, और सातवीं क्या है? x प्लस, समझ में आ गए नहीं आ गए? हाँ है ना। बटा में कितना? 7। क्या करेंगे? औसत दे कितना रखा है? लिख दो 33 इनकी जगह। देखो x 2x 3x 4x 5x 6x और 7x, x की संख्याएं एक साथ जुड़ती हैं और संख्याएं एक साथ। 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15 और 6 21, 7x प्लस 21 बटा में कितना? 7। क्लियर है ना? वज्र गुणा कर दो, 33 को 7 से करेंगे, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 या 21 और 2 23, 231 आ जाएगा। और 7x प्लस में 21 इधर को जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, बराबर में 7x। 231 में से 21 गए, कितने बचेंगे? 210। ठीक है, अब 7x बराबर 210, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 210 बटा में 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई? 30। अब ये पूछ रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो ध्यान से देखना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो हम क्या करेंगे? x में 6 जोड़ेंगे, मतलब 30 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 36। बताओ ये समझ में आ गया नहीं आ गया? ये सबसे बड़ी संख्या आ गई। क्या आ गई है?
सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी पूछता तो x आती, सबसे छोटी x का मान कितना है 30। इतना समझ में आ गया नहीं आ गया? इतना आ गया तो ये तो हमारा कंसेप्ट था। क्या था ये हमारा कंसेप्ट था। हमने इसको कंसेप्ट से सीखा, लेकिन एग्जाम में कंसेप्ट नहीं, कभी कभी ट्रिक भी काम करती है। ठीक है, वो ट्रिक क्या है? मैं आपको एक लाइन में सारे आंसर बता दूंगा कि इनका आंसर क्या आएगा। देखो, आपको एक लाइन खींचनी है इस तरीके से बस, ठीक है। और मैंने आपको बताया औसत होता क्या है? बिल्कुल मध्यमान। औसत क्या होता है? बिल्कुल मध्यमान। तो औसत कितना दे रखा है? 33। बात आ गई, समझ में नहीं आई? कहा है अगर कहे क्रमागत तो 33 के बाद क्रमागत आएगी 34, फिर उसके बाद क्रमागत आएगी 35, उसके बाद क्रमागत आएगी 36। अब इससे पहले ले लो 32, इससे पहले 31, इससे पहले 30। आप मुझे ये बताएं कि ये संख्याएं साथ हो रही हैं नहीं हो रही हैं? जब आपका औसत बीचों बीच का होता है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो औसत होता है वो बिल्कुल बीच का होता है। तो औसत 33 मान लिया, क्रमागत 7 हैं, तो 3 इधर ले लो और 3 इधर ले लो। ठीक है, तो आप बताओ सबसे बड़ी संख्या 36 आ गई या नहीं आ गई? सबसे छोटी संख्या 30 आ गई या नहीं आ गई? बताओ समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो इसको।